अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम महिला को देखते हैं जो अपने घर पर काम कर रही होती है। तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी आंखों की रोशनी फिर से कमजोर होने लगती है। जिस वह घर पर सिर्फ बर्टन का दोस्त रीस ही मौजूद था, इसलिए वो बेला को अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। और तभी हम बेला के घर के बाहर एक कार में बॉब को देखते जो वहाँ उस पर नजर रखा था, जिसके बाद वो एला की कार का पीछा करने लगता है। अब अगले सीन में हम इंस्पेक्टर एंसली को देखते जो बर्टन, कॉनर और फ्लिन से अकेले में कुछ बात करने के लिए कहती है, जिस पर फ्लिन एंसली को कहती है कि अगर विल भी उनके साथ चलेगा तो अपने आप को और भी ज्यादा सेफ महसूस कर पाएगी। इसलिए अब एंसली उन चारों को एक नेट ट्रेनिंग फैसिलिटी में लेकर आती है, जहां मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ट्रेनिंग होती थी और इस जगह का नाम जू था। अब यहाँ पर आकर एंसली अपने हाथ के इशारे से यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर देती है, जिसके बाद वो बर्टन और कॉनर का टेस्ट करने के लिए उन दोनों को बीआरटीज के साथ उस बिल्डिंग में जाने को कहती है। उनकी अब बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद बीआरटीज उन दोनों को बताती है कि उन्हें एक टेस्ट देना होगा, जिसमें उन्हें कई सारे चैलेंजेस पार करके बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचना होगा। जीसी के साथ वो उनसे ये भी शेयर करती है कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें रोकने के लिए 6 गार्ड्स होंगे, दूसरे फ्लोर पर 12 गार्ड्स होंगे और थर्ड पर 18 गार्ड्स मिलेंगे। जिसी तरह से वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके चैलेंजेस और भी मुश्किल होते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 2032 में जब टॉमी पुलिस स्टेशन आता है तो उसे पता चलता है कि जैक्सन ने एक्सीडेंट के बाद उसकी पुलिस कार में मौजूद सोनिक गन और बाकी सारे सबूतों को छुपा दिया। फिर वो एक कार के कबाड़ खाने में जाकर अपनी डैमेज पुलिस कार को ढूंढता है और उसमें उसे बॉब की गन और उसकी सोनिक गन मिल भी जाती है। तभी फिर उसे जैक्सन का कॉल आता है जो उसे कॉर्बल के घर आने को कहता है। वहीं अब हम बॉब को देखते हैं जो एला की कार का पीछा करते हुए डीडी के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो रीस पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है और फिर गन पॉइंट पर एला और डीडी को बंधक बना लेता है। इसके बाद अब सीन 2099 में शिफ्ट होती है, जहां मैश और उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ओशियान को देखते जो इंस्पेक्टर एंसली के बारे में बात कर रहे होते। तभी ऐश को लेफ का कॉल आता है जो उससे कहता है कि मुझे पेरिफेरल मैकेनिज्म का एक्सेस चाहिए, जिस पर ऐश उसे समझाते हैं कि ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से एंसली को इस बारे में पता चल सकता है। अब कॉल कट होने के बाद ओशन ऐश से कहता है कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर अब ऐश उसे यहाँ से जाने से मना करते हुए कहती कि ऐसा करने पर हमारे कई सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। जिनके बातों से हमें समझ आता है कि वो दोनों लेफ को बिना बताए यहाँ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वहीं अब सीन जू की तरफ शिफ्ट होती है, जहां एंसली फ्लिन से कहती है कि मैंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कुछ एल्गोरिदम प्रोग्राम्स का यूज करके तुम्हारी टाइमलाइन का पता लगा लिया, और वहीं मेरे टाइमलाइन में असल में कॉनर विकलांग नहीं था और बर्टन एक जंग के दौरान शहीद हो गया था। इसके अलावा तुम्हारी शादी भी टॉमी से ही हो गई थी, लेकिन आरआई की दखल अंदाजी की वजह से तुम्हारी टाइमलाइन में ये सब कुछ बदल गया और इसी वजह से तुम्हारी टाइमलाइन में अब जैकपॉट इवेंट समय से पहले आने वाला है। वहीं बिल्डिंग में जब बर्टन और कॉनर सभी फ्लोर्स को पार करके टेरेस पर जा रहे होते तो अब बीआरटीज उन्हें बताती है कि यहाँ से हम तीनों में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा वापस जा सकता है, जो जानकर अब वो दोनों बीआरटीज पर अटैक कर देते, लेकिन बीआरटीज अकेली आसानी से उन दोनों को हरा देती है। जिसके बाद अब उनका टेस्ट खत्म हो जाता है और एशली अब उन तीनों को वापस उनकी टाइमलाइन में भेज देती है। अब घर वापस आने पर वहाँ रीस का मैसेज मिलता है कि एला की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। इसीलिए वो तीनों हॉस्पिटल जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जब बर्टन अपने हैप्टिक डिवाइस से रीस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि रीस की मौत हो चुकी है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब टॉमी कॉर्बेल के घर आता है तो उसे वहाँ मैरी की लाश मिलती है, जिसे बॉब ने मार दिया था, जहां अब जैक्सन उसे बताता है कि बॉब ने ही मैरी को मारा है और अब वो कॉर्बेल की एक कार लेकर भाग गया है। पर वहीं अब जैक्सन इस कत्ल का इल्जाम बर्टन और फ्लिन पर लगाकर टॉमी से उन दोनों को अरेस्ट करने को कहता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जैक्सन उसे इस केस में फंसा देगा। फिर अगले सीन में हम चेरिश को देखते हैं जो एनसी से मिलने आती है, जहाँ पर वो देखकर बहुत हैरान होती है कि एक स्टड होने के बावजूद भी बीआरटीज बिल्कुल असली इंसानों की तरह लगती थी। और अब उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि बीआरटीज को एंसली की बेटी की तरह ही बनाया गया था, जिसकी अब मौत हो चुकी है। एंसली अब बीआरटीज को अपने सिस्टम को ऑफ करने और पिछले 5 मिनट की मेमोरी को डिलीट करने को कहती है, जिसके बाद अब चेरिश एंसली से कहती है कि मुझे अपनी एक चीज चाहिए जिसे किसी ने चुरा लिया है। जीसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है।
वहीं हम ओशन और ऐश को देखते जो लेव के सामने अपने कोड लैंग्वेज में बातें करते हुए प्लान और फ्लिन के दिमाग में मिले बैक्टीरिया के बारे में बातें कर रहे होते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लेव पहले से उनके प्लान के बारे में जान चुका था और अब वो ओशन को जान से मारने की धमकी देते हुए ऐश उनके प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर अब ऐश रिवील करती है कि एलिटा ने रिसर्च इंस्टीट्यूट आरआई की कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया था और उसने इसे वीआर गेम के सेटअप की मदद से बर्टन के हैप्टिक डिवाइस में इंस्टॉल करने का प्लान बनाया था, लेकिन बर्टन की गलती से फ्लिन ने वो डिवाइस पहले पहन लिया था, जिसकी वजह से गॉड फोन टेक्नोलॉजी ने उस डेटा को एक बैक्टीरिया में डाल दिया था जो हुआ फ्लिन के दिमाग में। दरअसल एलिटा का प्लान था कि वो ये डेटा न्यू प्राइम्स को दे देंगे, जिसके बाद वो इसकी मदद से इस पूरी दुनिया को खत्म करके एक नई सिविलाइजेशन बनाएंगे। अब ये सब जानने के बाद लेव उन दोनों को उनकी गलती के लिए माफ कर देता है और उन्हें फिर से ऐसी गलती ना करने की वार्निंग देता है। वहीं अब हम फिर से चेरिस और एंसली को देखते जहां चेरिस उससे कहती है कि लेव ने उसे न्यूरल एडजस्टमेंट का डेटा चुराया है और लेव जैसे इंसान के हाथ में ऐसा डेटा लगना बहुत खतरनाक है, इसलिए अब वो एंसली को लेव, फ्लिन और बर्टन को मारने की सलाह देती है। फिर सीन 2032 में शिफ्ट होती है जहां हॉस्पिटल में बॉब एला को बताता है कि वो ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है और मैंने तुम्हें बंधक इसलिए बनाया ताकि मैं फ्लिन और बर्टन को यहाँ आने पर मजबूर कर सकूं। वहीं अब हम फ्लिन, कॉनर और बर्टन को देखते जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां बर्टन हॉस्पिटल के बिल्डिंग के बाहर से ही थर्मल डिटेक्टर से उसका पता लगाता है जो फिर निशाना लगाकर बॉब को घायल कर देता है, जिसके बाद वो अंदर आकर उसे शूट करके मार देता है। फिर हम टॉमी को देखते हैं जो अब जैक्सन के इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वापस उससे मिलने कॉर्बल के घर जाता है जहां फिर वो उसे धमकाता है कि मैं तुम्हें बॉब की गन से शूट करके मार दूंगा, जिसके बाद फिर मैं बाकी पुलिस वालों को ये बताऊंगा कि बॉब तुम्हें मारकर भाग गया। जो इतना कहकर फिर वो जैक्सन को बॉब की गन से शूट कर देता है, जिसके बाद फिर वो कॉर्बल को सोनिक गन से शूट करके बेहोश कर देता है और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। आप सीरीज की आखिरी 8th एपिसोड की शुरुआत 2028 से होती है जहां हम हॉस्पिटल में कॉनर को देखते जिसके दोनों भी पैर धमाके की वजह से खराब हो गए थे और यहाँ पर कॉनर फ्लिन से कहता है कि काश तुम्हारे वीडियो गेम्स की तरह ही लाइफ में भी कोई रिस्टार्ट का बटन होता तो मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी फिर से शुरू कर पाता। फिर इसके बाद सीन 2032 में शिफ्ट होती है जहां टॉमी अपने साथी पुलिस वालों को बताता है कि बॉब ने आकर मैरी, जैक्सन और कॉर्बल पर हमला करके उन्हें मार दिया, लेकिन हमें यहाँ समझ जाता है कि कॉर्बल सोनिक गन के ब्लास्ट में जिंदा बच गया था। फिर इसके बाद जब टॉमी को पता चलता है कि बॉब ने हॉस्पिटल में फ्लिन और बर्टन को मारने की कोशिश की तो वो डीडी के बारे में पता लगाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागता है और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि डीडी बिल्कुल सही सलामत है। फिर हम एंसली को देखते हैं जो फ्लिन, बर्टन और कॉनर को एक ऑफर देती है कि वो उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में उन्हें उसका एक काम करना होगा, जिस पर फिर फ्लिन एंसली से एला के ट्यूमर को ठीक करने को कहती है, जिस पर एंसली जवाब देती है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है और अब एला के पास सिर्फ 30 दिन बचे, जो सुनकर फ्लिन गुस्से में वापस अपने टाइमलाइन में आ जाती है। फिर उसी रात फ्लिन और एला के बीच खूब बातचीत होती है जहाँ फिर एला उसे कहती कि जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगी। जो सुनकर फ्लिन इमोशनल हो जाती है, जो एला को समझाती कि मैंने आपको कभी भी अपनी जिंदगी में एक बोझ नहीं समझा। फिर अगले सीन में हम ऐश को देखते हो जो चेरिस को बताती कि आरआई का चुराया हुआ सारा डेटा फ्लिन के दिमाग में है और अब वो चेरिस से लेव को मारने की विनती करती है, जिसके लिए चेरिस मान भी जाती है, जो फिर ऐश को लेव पर नजर रखने को कहती है, जिसके साथ ही अब वो ऐश को रिवील करती कि वो फिल्म की टाइमलाइन में छेड़छाड़ करके जैकपॉट को पहले ही लाने वाली है, जिसमें फ्लिन और उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। वहीं अब अगले दिन फिर से विल्फ से मिलने आती है और इस बार वो उसे एलिटा के बारे में पूछती है, जिस पर विल्फ कहता है कि मुझे भी तुम्हें एलिटा के बारे में कुछ बताना है, लेकिन एंसली हमारी बातों को सुन सकती है। इसलिए अब हैप्टिक डिवाइस की मदद से फ्लिन विल्फ से उस जगह का पता लगा लेती है जहां बचपन में विल्फ और एलिटा मिले थे। जिसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि ऐश और ओशियन उन दोनों पर नजर रखे हुए। अब इसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां एलिटा अपने बचपन वाले स्टड में उनसे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो फिल्म को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उनके स्टड की मदद से कोई उन पर जासूसी कर रहा था। और अब फिल्म के वहां से जाने के बाद एलिटा विल्फ को बताते हैं कि हम दोनों के सिर में एक इम्प्लांट इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से हमारी कुछ मेमोरीज को मिटा दिया गया है
और जब से मैंने अपना इम्प्लांट निकलवाया उसके बाद से अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। जो आगे अब ये भी शेयर करती कि उन दोनों के परिवारों और 50,000 लोगों को लेव और क्लेप नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने मरवा दिया। जिसके इतना कहते ही वहाँ कई सारे लोग आ जाते। जिसके बाद अब एलिटा बताते हैं कि ये सभी हमारी तरह इस सिस्टम से परेशान लोग हैं जिनके परिवार को भी क्लेप ऑर्गेनाइजेशन ने मार दिया। वहीं अब हम जैस्पर को देखते जो कॉर्बल के अरेस्ट होने के बाद अब गैंग का नया लीडर कौन बनेगा इस पर डिस्कस कर रहे थे। हालांकि जैस्पर कॉर्बल का भतीजा था लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता, इसलिए फिर सारे गैंग मेंबर्स उसका मजाक उड़ाने लगते। जिस बात से दुखी होकर जैस्पर अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस अपने घर लौट रहा होता है कि रास्ते में अपनी कार को एक रेलवे ट्रैक पर खड़ी करके बिली को कॉल करता है और अभी मीटिंग में वही सारी बात बताता है। जहाँ फिर बिली उसे हिम्मत करके अपना मजाक उड़ाने वाले लोगों का सामना करने को कहती है। अब बिली की इन बातों से जैस्पर को बहुत हिम्मत मिलती है, लेकिन तभी एक ट्रेन आकर जैस्पर की कार को उड़ा देती है। फिर अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो फ्लिन को बताता है कि उसे एक इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन मिली है कि थोड़ी देर बाद उनके शहर पर न्यूक्लियर मिसाइल का अटैक होने वाला है। जो जानकर फ्लिन वापस अपने पेरिफेरल से कनेक्ट होती है और इस बार वो अपने सामने ऐश को देखती है। फ्लिन को अब समझ आ जाता है कि ऐश चेरिस के लिए काम कर रही है, इसलिए अब ऐश उसे चेरिस के प्लान के बारे में बता देती है जिसमें वो जैकपॉट इवेंट के जरिए फ्लिन और उसके परिवार को मारना चाहती थी ताकि उसकी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा किसी और के हाथ ना लगे। इसके बाद अब कॉनर को भी उसके पेरिफेरल में लॉगिन करने को कहती है जो अब जैकपॉट को रोकने के लिए उसे अपना प्लान बताती है। वहीं अब फ्लिन हैंसली के पास जाकर उसे बताते हैं कि अपने प्लान के लिए उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टार्ट पोर्टल का एक्सेस चाहिए, इसलिए अब हैंसली उसे स्टार्ट पोर्टल को ऑपरेट करने का तरीका बता देती है। पर यहाँ फ्लिन हैंसली से ये भी विनती करती है कि वो बर्टन को उसके प्लान के बारे में कुछ ना बताए और फिर फ्लिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुसकर वहाँ के सभी गार्ड्स को मारते हुए आखिर में स्टार्ट पोर्टल तक पहुँच जाती है। जिसके बाद वो वहाँ रखी एक पॉकेट वॉच की मदद से पोर्टल को ओपन करने के बाद उस स्टॉप वॉच को तोड़ देती है और अब हमें उसके प्लान के बारे में समझ आता है जिसमें वो इस पोर्टल की मदद से अपनी आप को 2032 में ट्रांसफर कर देती है। जो अब कॉनर को 2032 में उसे दूर से शूट करके मारने को कहती है जिससे कि जब चेरिश को पता चलेगा कि हैंसली ने फ्लिन को मरवा दिया है तो वो उसके परिवार को अकेला छोड़ देगी, जो फिर जैकपॉट इवेंट को समय से आने से पहले रोक देगी। इसलिए अब उसके प्लान के मुताबिक 2032 में कॉनर उसे शूट करके मार देता है, लेकिन स्टार्ट पोर्टल की मदद से फ्लिन ने अपनी कॉन्शियसनेस को 2099 के अपने पेरिफेरल से भी कनेक्ट किया हुआ था जिसके कारण वो 2032 में मर जाती है, लेकिन 2099 में वो अब भी अपने पेरिफेरल में जिंदा होती है। अब इसके बाद हैंसली फ्लिन को उसकी मदद करने के बदले में अपना एक काम करने को कहती है। जीसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हम लेव और उसके पत्नी डोमिनिका को देखते जो 3 बूढ़े आदमियों से मिलने जाते, जहाँ पर वो तीनों लेव को डांटते हुए कहते हैं कि वो आरआई में जो छेड़छाड़ कर रहा है उसमें क्लेव का नाम नहीं आना चाहिए। जीसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहीं एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।